आप सब पर सलामती हूँ। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं कि काजी फाइज ईसा दूसरी सफ में खड़े हो गए हैं। काजी फाइज ईसा साहब ने इस केस के अंदर जो राय रखी है वो राय ये है कि पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन लोगों को जिनको खारिज किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनमें शामिल करे, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए, फिर बैठ के ये फैसला करे कि जो नशिस्तें दी गई हैं उसको तकसीम किया जाए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जश्न मनाना चाहती है और हुकूमत बावली हुई बैठी है। बात इस व्लॉग के अंदर यह भी होगी कि नवंबर में जाके क्या होने वाला है, नवंबर में जो चीजें बन रही हैं उस तनाजुर में क्या पूरे इलेक्शन को कलअदम करार दे दिया जाएगा। फिर ये कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इस मामले के ऊपर क्या राय रखी है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ये कहते हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम फे जो है वो इस फैसले के खिलाफ जो है वो नजर सानी की अपील दायर नहीं करेगी, लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम फे के जो अफराद इस फैसले से बराह रास्त मुतासिर हुए हैं अगर वो अदालत में जाना चाहते हैं तो वो इनफरादी तौर पर जाके अपील दायर कर सकते हैं। लेकिन क्या कोई उठेगा उसमें अपील दायर करने के लिए? उधर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने क्या कहा है, उन्होंने कहा जी कि देखें जी, हमने तो कोई गलत फैसला नहीं किया। हमारी वेबसाइट के ऊपर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अभी भी पार्लिमानी जमात है। अदालत उज़्मा ने हमारे फैसले को तो उड़ाया नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि इलेक्शन कमीशन ने गलत इकदाम उठाया। इसके ऊपर बात होगी और बात ये होगी कि तफसीली फैसले में हरफ बहरफ क्या दर्ज किया गया उसका एक हिस्सा आप तक पहुंचाऊंगा। तो उसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वाले लोग हैं या उनके नजरियात वाले लोग हैं, जो नई जमात बनी है अवाम पाकिस्तान, उन्होंने इस फैसले को माना है और उन्होंने कहा है कि जो आज का फैसला आया है ये आईन और कानून के मुताबिक आया। और मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब कहते हैं कि आज का फैसला जहां जमहूरी अमल की फतेह है वहीं पे एस्टैब्लिशमेंट और उनके हुकूमती हवारियों को कड़ाके का जवाब है। जजेस को धमकियां, उनके घरों में कैमरों की तंसीबात और झूठे रेफरेंसेस का रद्द अमल भी है और अदलिया का अगला हदफ जो है वह मुतनाज़े इलेक्शन होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ दिन जो है वो अच्छे नजर नहीं आ रहे बहुत सारे लोगों के लिए। फिर इसके ऊपर यह भी बात होगी कि एजेंसीज के अमल दखल को किसने इंडोर्स किया और माना है कि एजेंसीज ने अमल दखल दिखाया, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से किसी का नहीं है, ये हुकूमत वक्त की एक शख्सियत का है जिन्होंने इस चीज को माना है। नवंबर के हवाले से ये बात की जा रही है कि अगर ये जो फैसला है इसको एक तनाजुर में यह भी देखा जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर उसका हक फराहम नहीं किया जाता, अगर उसको हुकूमत नहीं दी जाती, अगर इमरान खान को बाहर नहीं लाया जाता, तो इसमें फिर नवंबर में 2024 के इस इलेक्शन के पूरे अमल को कलअदम करार दे दिया जाएगा और हुकूमत घर जाती रहेगी। अज़मा बुखारी साहिबा ने क्या कहा, उन्होंने आज ट्वीट किया। उन्होंने कहा जी, एजेंसीज की मुदाखलत को घरेलू मुदाखलत ने शिकस्त दे दी है। यानी वो 8 जजेस के बारे में ये राय रख रही हैं कि घरेलू मुदाखलत थी और घरेलू मुदाखलत की वजह से उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला दे दिया। इसके साथ वो कह रही है एजेंसीज की मुदाखलत को, यानी हुकूमत वक्त इंडोर्स कर रही है इस बात को और इसके ऊपर मोहर सब्त कर रही है कि एजेंसीज ने मुदाखलत की। या तो उनकी समझ में नहीं आया लिखते वक्त कि उन्होंने जो लिखा है ये मुखालिफ जाएगा या उनके हक में जाएगा, फिर लिखते वक्त आप दूसरों को तज़हीक का निशाना बनाना चाहते हैं लेकिन उसमें खुद भी फंस जाते हैं। अब आपने इस बात को तस्लीम किया है कि एजेंसीज मुदाखलत कर रही थी, लेकिन घरेलू मुदाखलत की वजह से वो फैसला आया। अदालत अपने हुक्म में क्या लिखती है? अदालत के हुक्म का अगर उर्दू के तौर पर तर्जुमा किया जाए जो उन्होंने फैसला जारी किया है, तो अदालत ने अपने हुक्म के अंदर यह लिखा है कि इस सारे मामलात में खवातीन और गैर मुस्लिमों के लिए मुख्तलिफ जो नशिस्तें थी उसके हवाले से एक तनाज़ा जो था वो 2024 में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने रिपोर्ट किया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है उसने आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया था, सूबाई असम्बलियों की और ना ही खवातीन और गैर मुस्लिमों के लिए मखसूस नशिस्तों के लिए अपने उम्मीदवारों की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने फहरिस्त जमा करवाई। इस तरीके से ये कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में किसी भी मखसूस नशिस्त की हकदार नहीं है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। फैसले के अंदर यह लिखा जाता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 1 मार्च 2024 के फैसला जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट का, उसका जो फैसला उसको गलत तशरीह की, लेकिन हम ईसीपी के हुक्म को बरकरार रखते इस हद तक कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 1973 के 51(3) के तहत कौमी असम्बली की कुल नशिस्तों की तादाद जो है वो 326 है, जिनमें से 60 नशिस्तें खवातीन के लिए और 10 नशिस्तें गैर खवातीन के लिए हैं, तो यानी अकलियतों के लिए। मुसलमान खवातीन और गैर मुस्लिमों के ऐसे हुकूक की जमानत जो है वो आइन के अंदर दी गई है। उनका इंतखाब जो है वो कानून के मुताबिक सियासी जमातों के उम्मीदवारों की फहरिस्त की मुतनासिब नुमाइंदगी के निजाम को हर सियासी जमात की तरफ से मुतलका सूबे से कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में हासिल करदा अमूमी नशिस्तों की कुल बुनियाद के ऊपर किया जाएगा, जैसा कि आइन के अंदर दर्ज है।
उस फैसले में लिखा जाता है कि आइन का आर्टिकल 51(6) इन नशिस्तों को खाली छोड़कर 51(6)E और 51(6)D उन्हें इसके हक से महरूम नहीं किया जा सकता और तमाम मखसूस नशिस्तों को पुर किया जाना चाहिए, जैसा कि आइन के आर्टिकल 224(6) के अंदर दर्ज किया गया है। फिर उसके अंदर यह भी फैसले के अंदर लिखा जाता है पेशावर हाई कोर्ट के मामले पे कि हाई कोर्ट के नाकिस फैसले और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हुक्म को इन सियासी जमातों के दरमियान सीटों की मुतनासिब नुमाइंदगी की तकसीम की हद तक बरकरार रखा गया है जिन्होंने नशिस्तें जीती और हासिल की, लेकिन चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गिनती की और नशिस्तें मुख्तस कर दी और फरीकैन ने यानी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के उम्मीदवारों को खारिज कर दिया। इस हद तक हाई कोर्ट के नाकिस फैसले और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हुक्म को एक तरफ रख दिया जाता है, इसको नहीं माना जाता। फैसले के अंदर यह लिखा गया कि समाअत के दौरान, ये वो फैसला है जिसकी तफसील इस हद तक आपके सामने नहीं आई कि हरफ बहरफ उसमें क्या लिखा गया। फैसले में लिखा गया कि समाअत के दौरान ये बात सामने आई कि मुतअद्दिद उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए जिसमें हलफ पर यह ऐलान किया गया कि उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, जिसकी हिमायत जो है पार्टी के सर्टिफिकेट से भी की गई जो उन्होंने अपने साथ में मुंसलिक किए थे। कुछ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इल्हाक के सर्टिफिकेट जमा नहीं करवाए थे, ताहम चूंकि उन्होंने कहा कि हलफ उठाएं कि उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, तो इस वजूहात की बुनियाद के ऊपर कौमी और सूबाई असम्बलियों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उन्हें रुकन समझा जाए जिन्होंने जमा करवाए थे। वो जो अशखास हैं वो 39 के करीब बनते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अदालत के 13 जनवरी 2024 के फैसले की गलत तशरीह करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना करने के हवाले से उन्हें इलेक्शन से आउट कर दिया। इलेक्शन रूल्स के फॉर्म 33 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों का गलत तौर पे आजाद उम्मीदवारों के तौर पे जिक्र किया गया। ईसीबी के पास किसी सियासी जमात के नामजद उम्मीदवारों को आजाद उम्मीदवार करार देने का कोई इख्तियार नहीं था। शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसले की सतर अभी तक पढ़ी नहीं है। फैसले में लिखा जाता है कि इसी तरह एक उम्मीदवार ने एक बार खुद को किसी सियासी जमात का उम्मीदवार करार दिया और बाद में कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख के बाद वो किसी खास पार्टी की उम्मीदवारी से बाज नहीं आ सकता, वो किसी और पार्टी में नहीं जा सकता, वहां पर उसे उसी पार्टी के अंदर ही रखा जाएगा जिस पार्टी का उसने सबसे पहले कहा हुआ है। फैसले में लिखा गया कि यह बताना जरूरी है कि इन कार्रवाइयों की समाअत से पहले या इसके दौरान ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता किसी उम्मीदवार ने इस अदालत से रुजू किया और ना ही उन्हें आजाद उम्मीदवार करार देते हुए ईसीपी के फैसले को चैलेंज करने के लिए हाई कोर्ट से रुजू किया गया। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि यह पिटीशन जो है और अपील जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने इंतखाबी कार्रवाई आइन के आर्टिकल 51D(1) के सेक्शन 66 के साथ पढ़े गए दफात जो 66E है उसकी रोशनी में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को देखा गया। खवातीन और गैर मुस्लिमों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इलेक्शंस एक्ट 2017 की शिक 67 और 104, इसके नतीजे में जिन उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए थे, अब आप ये इसका तर्जुमा करवाइए माहिरीन कवानीन से, वो आपको बताएंगे कि इन शिकों के अंदर क्या है। उन्होंने कहा जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे कि उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और उन्होंने कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख से पहले किसी दूसरी सियासी जमात से वाबस्तगी जाहिर नहीं की, उन्हें पार्लिमानी पार्टी समझा जाना चाहिए था, जो इलेक्शन कमीशन ने नहीं समझा। इलेक्शन कमीशन ने यह बहुत जरूरी काम था जो नहीं किया, जिसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पार्लिमानी पार्टी जो है वो मखसूस नशिस्तों की हकदार उन्होंने करार नहीं दी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आइन के आर्टिकल 51(6)E और D के मुताबिक पीटीआई समेत सियासी जमातों के दरमियान मखसूस नशिस्तों की दोबारा गिनती और दोबारा तकसीम करनी चाहिए। ये वो जजेस हैं, जो 3 जजेस हैं जिन्होंने ये बयान दिया है। दूसरे 8 जजेस ने ये कहा कि डायरेक्ट इनको दे दी जाए। लिखा गया फैसले में कि वो उम्मीदवार जिन्होंने 24 दिसंबर 2023 तक अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए और उसकी आखिरी तारीख थी और उन्होंने खुद को आजाद उम्मीदवार करार दिया, या कागजात नामजदगी में मुतल्लिका कॉलम जो था जिसमें यह ऐलान किया जाता है कि जब वो मुंतखब हो जाएंगे तो एक आजाद रुकन के तौर पे समझे जाएं, तो उनका जो है उसमें यह बात की गई कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है वो एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है लेकिन पार्लिमानी पार्टी नहीं है। कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के हर आजाद रुकन को इसमें शामिल होने का हक हासिल है, वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जा सकता है। लेकिन SIC में शामिल होने वाले तमाम लोगों के बारे में यह ख्याल किया जाता है कि उन्होंने अपनी मर्जी से ऐसा किया। उनमें से किसी ने भी किसी फैसले, कानून, मजबूरी, जबर या गैर जरूरी असर और रसूख के बारे में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत किसी गलत फहमी की वजह से भी उन्होंने यह दावा नहीं किया। तो यह अदालत जो है
یہ کسی دوسری پارٹی کو وہ نشستیں جو ہے وہ تفویض کرنے کے بارے میں نہیں سوچ سکتی، لیکن بنیادی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ غلط ہوا۔ فیصلے میں لکھا گیا کہ ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ الفاظ جو ہیں وہ آئین کی طور پہ ہی پڑھے جائیں۔ عام طور پہ جو الفاظ ہوتے ہیں اس کے مصنوعی معنی بیان کیے جاتے ہیں، لیکن ہمیں درست طریقے سے نافذ کیے گئے قوانین کی بھی پابندی کرنی ہے۔ تو اس ضمن کے اندر جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے وہ اپنی ڈائریکشن یہ جاری کرتی ہے کہ یہ جو فیصلہ جو 8-5 کے تناسب سے بیان کیا جاتا ہے کہ جس میں 3 ججز کی رائے ایک طرف ہے کہ واپس پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے انہیں تسلیم کیا جائے اور پھر اسی بنیاد سے شروع کیا جائے کہ وہ اپنی فہرست دیں، اور وہ جو دوسرے افراد ہیں ان کو واپس اگر وہ شمولیت اختیار کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں، تو پھر جو نشستیں ہیں ان کو تقسیم کیا جائے۔ ایک جج صاحب ہیں جنہوں نے اس پہ اختلافی نوٹ یہ لکھا ہے کہ یہ نشستیں کسی پارٹی کو نہیں ملنی چاہیے۔ اب اس کے بعد حکومت جو ہے اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ کس جج کا ساتھ دیں کس کا نہ دیں۔ مجموعی طور کے اوپر تو انہوں نے پوری سپریم کورٹ کو ہی رگیٹ ڈالا ہے، اور اس ضمن کے اندر وہ اپنے عدالتی قتل یعنی عدالتی سیاسی قتل کے مترادف اسے گردانتے ہوئے ایک منظم کمپین چلائیں گے۔ ایک طرف تو خان صاحب جو ہیں وہ ایک نئی ڈائریکشن جاری کرنے والے ہیں، تو دوسری طرف یہ حکومتی اتحاد کے لوگ بھی بیٹھ کے یہ فیصلہ کرنے والے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا بنے گا، لیکن اسی میں پنچھی اڑنے والے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس فیصلے کے بعد سوچ بچار میں پڑی ہوئی ہے، وہ اب اس فیصلے کے اوپر تو کوئی بات کر نہیں پا رہی۔ انہوں نے فیصلہ اٹھایا وہ والا جو بھٹو صاحب والا تھا، انہوں نے کہا جی کہ اس کی ابھی تک صحیح سے تشریح نہیں ہوئی، اس کو منطقی انجام تک ہی نہیں پہنچایا گیا، یعنی انہوں نے سپریم کورٹ کے اس اقدام کو بھی انہوں نے پولیٹیسائز کر دیا ہے جو انہوں نے بھٹو صاحب والے کیس کے اندر اسے کہا گیا تھا کہ یہ عدالتی قتل ہوا تھا، جس میں ماضی کی ہم نے اپنی غلطی کو سدھارنے کی کوشش کی ہے۔ اب وہ اس ضمن کے اندر انہیں پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس سارے عمل میں حکومتی اتحاد جو کھل کے منظر عام پہ آیا ہے، جو جمہوریت کا لبادہ اڑنے کی کوشش کر رہا تھا، جو کسی کو تحریک فساد کہنے کی کوشش کر رہا تھا، جو یہ کوشش کر رہا تھا کہ یہ پارلیمانی پارٹی ہی نہیں ہے، جو یہ کوشش کر رہا تھا کہ انہیں سرے سے ہی ختم کر دیا جائے، جو یہ کوشش کر رہا تھا کہ ان کو کارنر کر دیا جائے، ان کو اب لینے کے دینے پڑے ہوئے ہیں۔ اس تفصیلی فیصلے کے بعد کیا یہ اپیل میں جائیں گے؟ اگر جائیں گے تو رجوع کیا جا سکتا ہے، کہا گیا ہے کہ 8 ججز سے دوبارہ سے رجوع کیا جا سکتا ہے، کیا وہ اپنے نظریات کو تبدیل کر لیں گے؟ اب جس طریقے سے جسٹس عرفان سعادت صاحب کی بات ہو رہی ہے، میں نے پہلے بیان کیا تھا، میرے پچھلے ولاگ میں سننے والے وہ جانتے ہیں کہ میں نے کہا تھا 6-7 کے تناسب سے فیصلہ آئے گا۔ یہ 6 سے کم ہو کے ادھر جو ایڈیشن ہوا ہے 8 کا، اور ادھر 1 کی کمی واقع ہوئی ہے، وہ جسٹس عرفان سعادت صاحب ہیں۔ جسٹس عرفان سعادت صاحب کے بارے میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید انہیں ریٹائرڈ ججز نے جو ہے اعتماد میں لے لیا، ان کی مائنڈ میپنگ کر لی ہے، یا منصور علی شاہ صاحب کا گروپ جو ہے انہوں نے اس کو اس بات پہ مائل کر لیا، یا انہوں نے عوامی رائے جو ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ اپنا فیصلہ تبدیل کیا ہے، اور انہوں نے اس پلڑے کے اندر اپنا وزن ڈالا ہے کہ جو پلڑا اگر وہ نہ بھی ڈالتے تو 7-6 کا ہونا تھا، انہوں نے ڈال دیا وزن ادھر، تو انہوں نے اپنی سمت کو واضح کر دیا۔ جب اپنی سمت واضح ہو چکی ہے تو اس کا یہ نقطۂ آغاز ہے پاکستانی سیاست کے اس موڑ کا، یہ نقطۂ آغاز جو ہے نقطۂ انجام تک جب پہنچے گا تو بہت سارے اس کے اندر لپیٹے جائیں گے، تو جو لپیٹے جائیں گے ان کی سیاست یہیں پہ ختم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، لیکن ختم ہوتی سیاست میں وہ پلٹ کے جو وار کرنا چاہیں گے، وہ پلٹ کے وار پاکستانی سیاست کے اندر مزید کیوس اور ٹرمائل کو کیا ہوا دے گا، یا یہ غبار یہیں پہ چھٹ جائے گا، اس کا فیصلہ ہونا باقی ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔